हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia 75 डेज चैलेंज सीरीज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए चला रहे हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ साथ करंट अफेयर्स और सीसेट के भी क्वेश्चन कर रहे हैं और रिवीजन के लिए भी आप लोगों को इसमें डेली क्वेश्चन मिलता है। सो इसमें हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं और ये लेक्चर 6 है और इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले डे 5 को हम लोग किए थे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट ऑफ द स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सो पहला है कि द गवर्नर मेक्स द कस्टमरी एड्रेसेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। हर साल जब पहला सेशन का कमेंसमेंट होता है, स्टार्ट होता है, तो गवर्नर जो है कस्टमरी एड्रेस करते हैं मेंबर्स को। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा है कि व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन द पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। अगर कोई भी रूल्स नहीं होगा स्टेट लेजिस्लेचर का तो वो लोकसभा के रूल को फॉलो करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले अगर हमारे संविधान की जो आर्टिकल 176 है, तो 176 में इट्स मेंशन है कि गवर्नर के द्वारा एड्रेस की जाती है फर्स्ट सेशन ऑफ, ठीक है, ईच ईयर, हर साल का पहला सेशन। और दूसरा कब, जो आफ्टर फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, है ना, जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला होगा उसमें, ये दोनों। तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो वहाँ पे दोनों को एक साथ असेंबल करके और फिर उसको आपको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर में कोई रूल नहीं होगा तो लोकसभा का रूल फॉलो होगा। तो ये देखिए 208 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर का कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई रूल्स नहीं होगा, ठीक है, तो इट्स अ कन्वेंशन कि जो अगर स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट रिटन इन द आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, 208 में बस ये लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर का अपना रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर होना है। कन्वेंशन में ये है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, ठीक है ना, कोई अगर रूल नहीं है तो लोकसभा का जो रूल होगा वो फॉलो होगा। तो ये दोनों आपका सही है। सो बोथ 1 and 2 इज द आंसर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। पहला तो है कि कंपोजिशन क्या होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। 171 आर्टिकल में कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो जितने मेंबर होंगे 1/3, है ना, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर होंगे उसका 1/3 जो होंगे वो काउंसिल, वो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा। यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया कि, और मिनिमम जो होगा, मिनिमम लेकिन 40 से कम नहीं होगा, है ना, तो मिनिमम 40 और 1/3। अगर मान लीजिए कि कहीं पे लोकसभा में किसी स्टेट में अगर मान लीजिए कि 70 सीट्स ही हैं, अगर वहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल लाना होगा तो 40 सीट्स का थर्ड अगर करेंगे 70/3 तो ये 23 के आसपास होंगे, है ना, 23 होंगे। तो कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होंगे। तो इसमें क्या है आपको तो ये तो आपको 171 में लिखी हुई है। इसके बाद है कि 182 में लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन होंगे और डिप्टी चेयरमैन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो जिस भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो खुद अपने में से चूज करेगा 2 मेंबर्स को, काउंसिल चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है ना, तो ये जो नॉमिनेट है, गवर्नर नॉमिनेट करता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये आपको कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर अभी लेजिस्लेटिव बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है ना, तो आपको बताइए कौन सी होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो अभी जो है बिहार में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और इसके अलावा महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है। ठीक है, ये 6 ऐसे जगह है जहाँ पे बाईकैमरल
लेजिस्लेशन है, ठीक है। सो द आंसर इज डी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेड्यूल एरियाज के बारे में कुछ क्वेश्चन है। तो पहला है कि विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से किसी भी स्टेट में किसी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया करना होगा तो कौन ऑर्डर करेगा? प्रेसिडेंट। ऐसा हमें ये बोला है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरियाज इज द डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट जो एरिया होगी शेड्यूल एरिया का डिस्ट्रिक्ट, एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज, है ना। इन द ब्लॉक में क्लस्टर ऑफ विलेज को आप घोषित कर सकते हैं, मतलब कुछ विलेज के समूह को आप शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को। तो जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा वो डिस्ट्रिक्ट, और स्मॉलेस्ट जो होगा वो कुछ विलेज को एक जगह करके एक ब्लॉक में एरिया को घोषित करेंगे। दो स्टेटमेंट हो गई। तीसरी स्टेटमेंट है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट। स्टेट में शेड्यूल एरिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना, वो चीफ मिनिस्टर हर साल किसको भेजेंगे? एनुअल रिपोर्ट किसको भेजेंगे कि कैसा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज का, है ना, स्टेट में? यूनियन होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। तो अब इनमें से कौन सा सही है इस पर बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हमारी संविधान की जो 244 है, 244 आर्टिकल है, 244 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। इसमें दो शेड्यूल की बात है, वन इज़ द 5th शेड्यूल 244 में, और एक है आपको 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में 6 बस हैं, असम, ये याद रखना है आपको, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, इसकी प्रोविज़न है। और 5th शेड्यूल में बाकी जितने भी हैं, तो बाकी इसमें इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा बाकी जगह पे जितने भी कैसे शेड्यूल एरियाज को कंट्रोल करेंगे, है ना, 5th शेड्यूल में है। 5th शेड्यूल में टोटल जो है सो 10 स्टेट की एरिया है। जस्ट 10 स्टेट में कौन कौन आती है? आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। अब कहना है कि शेड्यूल एरियाज को नोटिफाई कौन करता है? तो नोटिफाई जो शेड्यूल एरियाज को करते हैं वो प्रेसिडेंट जी करते हैं, है ना, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जहाँ पे भी शेड्यूल एरिया होगा, जिस भी स्टेट में शेड्यूल एरियाज होगा, वहाँ पे बनाना होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, है ना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। अब ये गवर्नर को, ठीक है ना, ये गवर्नर को एडवाइज करते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनके वेलफेयर के लिए कौन सी मैटर को प्रोसीड करनी है ना। और गवर्नर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं हर साल प्रेसिडेंट को। तो जो अपॉइंट करते हैं, जो नोटिफाई करते हैं, उनको गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर करते हैं और प्रेसिडेंट को करते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया। इसके बाद जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया हुआ है कि शेड्यूल एरिया को 5th शेड्यूल में कैसे, 5th शेड्यूल में कोई भी एरिया जो शेड्यूल एरिया होगा उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो वहाँ पे है कि ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, देन थोड़ा सा रीजनेबल साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे 10-20 ट्राइबल है तो वहाँ पे आप कहोगे कि शेड्यूल एरिया को घोषित करें। तो रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया भी होना चाहिए जहाँ पे हो, और डिस्ट्रिक्ट हो या ब्लॉक या तालुक हो, वेबल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होगा वो डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तालुक का हो, ठीक है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है। सो ओनली 2, मतलब 2 सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है और थर्ड गलत है ना, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही सी सीजेज टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर स्पीकर तब वैकेट कर देगा हाउस असेंबली को अगर उसका हिज ऑफिस इफ ही सीजेज टू बी मेंबर, अगर वो मेंबर नहीं रहा है असेंबली का तो स्पीकर को अपना सीट वैकेट करना पड़ेगा। तो पहला तो ये कहता है। दूसरा कहता है कि वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली। हम लोगों ने बात किया था लोकसभा के स्पीकर के रिगार्डिंग। क्या बात किया था कि अगर मान लीजिए कि किसी भी स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर जैसे ही डिजॉल्व होता है उसके इमीडिएटली नहीं करते हैं, है ना, वो कब वैकेट करते हैं? वैकेट उनकी वैकेट होती है जब फर्स्ट सिटिंग जब होने वाली होती है ना। नहीं, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे 18th लोकसभा होने वाला है ना, तो 18th लोकसभा में ओम बिरला जी डिजॉल्व होते ही, जैसे ही अभी जो सेशन होंगी पार्लियामेंट हो जाएंगी डिजॉल्व, पार्लियामेंट नहीं लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी, है ना, लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी तो ओम बिरला
स्पीकर ही रहेंगे। ओम बिरला स्पीकर कब चली जाएगी? जैसे ही पहली सिटिंग होगी, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द 18th लोकसभा, तो ओम बिरला की फर्स्ट सिटिंग होने से इमीडिएटली बिफोर इनका वैकेट हो जाएगा। तो जिस दिन डिजॉल्व होगा उस दिन स्पीकर वैकेट नहीं करते हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, आप 179 आर्टिकल देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस। तो अगर वो स्पीकर मेंबर नहीं होगा हाउस का, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस, क्योंकि मेंबर्स में से चूज किए जाते हैं। तो द स्पीकर, अगर मान लीजिए कि मेंबर ऑफ द असेंबली नहीं होगा तो उनको एज पद, स्पीकर का पद से क्या करना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल पहला सही है। सो 1 1 इज द आंसर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected, जो इलेक्टेड नहीं है बट ओनली नो, कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर जो है सो प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, कि जो नॉमिनेटेड होंगे वही कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अभी हाल में मतलब आज का भी आप ले सकते हो कि हाल में पहली बार हिस्ट्री में पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है। ठीक है, अब इसमें समझिए कि एनी मेंबर कौन ले सकता है, प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है? एनी मेंबर, है ना, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर होगा, बस नॉट अ मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कोई मिनिस्टर नहीं होगा तो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और इसकी जो इंट्रोडक्शन अगर करनी होगी तो ओनली नॉमिनेटेड ही नहीं कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी एमपी कर सकता है। समझ में आया? कोई भी एमपी कर सकता है, मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको 1 मंथ की नोटिस देनी पड़ती है, 1 मंथ की नोटिस देनी पड़ती है हाउस को। इसके बाद सिर्फ ओनली ऑन फ्राइडे, सिर्फ फ्राइडे को ये प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, लास्ट जो बिल पास हुई थी, लास्ट जो दोनों प्राइवेट मेंबर बिल पास हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपलेट जुडिक्शन 1968 में था। वो लास्ट जो है सो पास हुआ था। तो अभी पास हुआ है फर्स्ट टाइम में, तो ऐसा नहीं है। सो लास्ट जो हुआ था 1968 में, उसके बाद हुआ ही नहीं है ना। अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसमें 5 जो है सो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो अभी तक लॉ बना है। तो पहली बार तो नहीं है, तो आपका दोनों गलत है। ठीक है, फ्राइडे को ही होना चाहिए, 1 मंथ की नोटिस होनी चाहिए, कोई भी एमपी कर सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन नॉट हैव मोर देन 450 एंड नॉट लेस देन 50 मेंबर्स चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 50। मैंने कहा है मैक्सिमम 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, और मिनिमम कितनी होंगे, मिनिमम 40। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर इसकी बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में मैक्सिमम 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, नॉट मोर देन 500 नहीं हो सकते हैं, और 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60 से कम करना होगा तो आपको पार्लियामेंट में एक्ट लाना पड़ेगा, जैसे लाया गया है गोवा, सिक्किम, मिजोरम के लिए लाया गया है। समझ में आया? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो मैंने ये आपको बात कर ही ली। सो ये आपका हो गया गलत, 450 नहीं है, इट्स अ 560। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। हमने कल भी कुछ कमिटियों की बात किए थे कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में बात किया है। तो हमने बात किया था कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का, कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है वो बेसिकली 4 तरह की कमेटियां होती है। वन इज़ द फाइनेंशियल कमेटी, वन इज ए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, एक होता है एडॉक कमेटी, है ना, एडॉक कमेटी, और एक कुछ और भी कमेटी होती है इसके अलावा, अदर कमेटी। हमने ये बात की थी कि फाइनेंशियल कमेटी जो होती है वो 3 होती है फाइनेंशियल कमेटी। वन इज़ द एस्टीमेट कमेटी, वन इज़ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, एंड वन इज़ द कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग की होती है। और डीएससी की तो फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 24 हैं, और एडॉक कमेटी भी होती हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के लिए बनाई जाती है। और अदर कमेटी में जैसे कि प्रिविलेज की कमेटी है, बहुत सारी कमेटी है, एथिक्स कमेटी बहुत न्यूज़ में रहती है, तो वो कमेटी है। नाउ अब इसमें बात कर रहा है कि हमारा सिर्फ बात अभी करना है कि पब्लिक अंडरटेकिंग का क्या स्थिति है।
सो जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, उसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। 1 साल की टेन्योर होती है, दोनों हाउस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो देयर आर मोर नंबर फ्रॉम द राज्यसभा देन द लोकसभा, ये गलत हो गया। लोकसभा के 15 हैं, लोकसभा के 15 हैं और राज्यसभा के 7 है, तो ज़्यादा कहाँ के हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, ये गलत हो गया। दूसरा कहता है कि द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल, जो आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो आपको अपॉइंट किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा। अब इसमें ये भी याद रखना है कि अ मिनिस्टर जो है इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं, है ना। मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कमेटी। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखिए। इनका काम क्या है? सो इट एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग। जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें आपको पब्लिक अंडरटेकिंग है जो 4th शेड्यूल ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर ऑफ लोकसभा में मेंशन्ड है, उनकी जो रिपोर्ट होगी उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है। अगर पब्लिक अंडरटेकिंग पे कोई कैग ने रिपोर्ट किया है ना, कैग ने अगर कोई रिपोर्ट दिया है तो उसको भी एग्जामिन करना। समझ में आया? तो ये सारी काम इनका है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। हमने बात की है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर होती हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ये हमने बात कर ली है। अभी इसमें बात की है कि 22 हैं, 15 और 7 हैं। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, जो 30 के 30 लोकसभा के होते हैं और ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। ठीक है। और द कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें भी 30 मेंबर होते हैं, उसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक अकाउंट द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग नॉट हैव द मेंबर, नॉट हैव द मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, तो ये हो जाएगी एस्टीमेट कमेटी। समझ में आया? ये हो जाएगी आपको एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, क्लियर? ये आप चेंज कर लेना, ये आपको एस्टीमेट कमेटी होगी। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर सिर्फ लोकसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करनी है, तो कौन सी आर्टिकल में है? अगर हम लोग इसमें बात करें कि आर्टिकल 300 में, हमने थोड़ी दिन पहले इसकी बात की थी कि स्विट्स एंड प्रोसीडिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी सू कर सकता है ना। और कोई भी जो सू करनी है गवर्नमेंट इंडिया पे तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे होगा, है ना। और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को भी सू करना होगा तो स्टेट के नाम पे हो जाएगा। ठीक है, तो स्विट्स एंड प्रोसीडिंग के बारे में इसमें लिखा हुआ है। दूसरा आर्टिकल 304 में क्या लिखा हुआ है? 304 में रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन सम एरियाज सम स्टेट्स, है ना। इंटर स्टेट कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमॉन्ग स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में रेस्ट्रिक्ट करने की बात है। देन फिर 301 में है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स, है ना। ठीक है, और 312(1) में है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग बना सकती है क्या? ऑल इंडिया सर्विस, है ना। पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको 312 में लिखा हुआ है। राज्यसभा के पास में एक्सक्लूसिव पावर है ऑल इंडिया सर्विस बनाने की। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 107 में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के बारे में है कि लोकसभा को ज़्यादा पावर है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में, राज्यसभा को जब ज़्यादा पावर है, स्पीकर को ऑफ लोकसभा को पावर है, या दोनों के पास इक्वल पावर है। तो आपको पता होगा कि ऑर्डिनरी पावर में, है ना, 107 में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी पावर में जैसे मनी बिल होगा उसमें लोकसभा का ज़्यादा पावर होता है ना। तो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट किया तो दोनों के पास में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में दोनों के पास इक्वल पावर है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास में इक्वल पावर है। अगला है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। गलत है, मनी बिल सिर्फ पहले आपको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज फाइनल। नहीं, ये लोकसभा के स्पीकर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी बिल मनी बिल है कौन सी नहीं है। तो ये गलत हो गया। तीसरा है कि वोट ऑफ क्रेडिट इनेबल्स अ ग्रांट टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन एडवांस ऑफ द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस डिमांड प्रेजेंटेड टू इट। देखिए, जो वोट ऑफ क्रेडिट है, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो वोट ऑफ क्रेडिट जो है दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल ग्रांट,
है ना। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गया, अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई, कोई बहुत जरूरी हो गई, आपको अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई, है ना, जिसकी डिटेल, जैसे किसी लड़ाई है, कहीं पे कुछ ऐसा है जिसकी डिटेल शेयर नहीं की जा सकती है, डीएल बजट में नहीं की जा सकती है, डिटेल डू नॉट या कैन नॉट शेयर्ड इन बजट, बजट में उसकी डिटेल शेयर नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो पैसे होते हैं, वो जो फाइनेंशियल ग्रांट होते हैं, ठीक है, वो आपको होती है वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट, समझ में आया। अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस डिमांड प्रेजेंटेड, नहीं तो ये गलत हो गया। तो वोट ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इस चीज़ के लिए होती है। और एक होता है वोट ऑन अकाउंट, ये क्या होता है, वोट ऑफ क्रेडिट और वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑफ क्रेडिट अगर अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जिसकी डिटेल आपको बजट में शेयर नहीं की जा सकती है, तो वो फाइनेंशियल ग्रांट जो है सो एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, रिसोर्स ऑफ इंडिया से, है ना, इंडिया के जो रिसोर्स है उसमें से दी जाती है, तो वोट ऑफ क्रेडिट हो गई, ठीक है। और वोट ऑन अकाउंट जो होती है, एक होती है वोट ऑन अकाउंट, ये होता है शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है। दिस वन इज द रिसोर्स ऑफ इंडिया, दिस वन इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसमें समझिए इस बात को कि शॉर्ट टर्म क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि बजट बना, मान लीजिए बजट बना फेब में, है ना, और बजट को पास करते करते सारी पास होनी है, क्योंकि बिना पास किए हुए आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते हैं पैसा, है ना। तो फिर पास करते करते अप्रैल हो गया, तो अब गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर तो चाहिए मार्च में, तो वो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को चाहिए उसके लिए होती है वोट ऑन अकाउंट, मतलब कि कुछ दिन के लिए आपको कुछ पैसा दिया जाता है सीएफआई से निकाल करके कि ठीक है आप इसको खर्च कीजिए, जब बजट हो जाएगा तो पूरी फिर डिटेल में पैसा आपको निकालने का परमिशन मिल जाएगा। तो ये होती है वोट ऑन क्रेडिट। तो ये आप वोट ऑन अकाउंट और वोट ऑफ क्रेडिट ये दोनों बहुत याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है, ये एक्सप्लानेशन है। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मनी बिल पे बहुत क्वेश्चन आती है। सो फाइनेंस बिल क्या होगा, देखिए, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, पहला तो ये है ना। दूसरा है कि व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। अगर लोकसभा राज्यसभा को भेजती है मनी बिल, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस होगी लोकसभा में, लोकसभा में होती है, 109 आर्टिकल कहता है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि लोकसभा ने अगर मनी बिल को पास कर दिया और लोकसभा ने पास करके उसको भेजा राज्यसभा को, तो राज्यसभा क्या करेगा, उसको रिकमेंडेशन देगा 14 दिन के अंदर में, जिस दिन उस बिल रिसीव होगा उस 14 दिन के अंदर में वो आपको रिकमेंडेशन रिटर्न करेगा बिल को, है ना, रिटर्न बिल विद द रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन, है ना। अगर रिकमेंडेशन अगर कुछ दिया हाउस ऑफ पीपल, मन होगा लोकसभा को तो मानेगा, नहीं मन होगा तो नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये आपको, ये बिल्कुल सही है आपका, है ना, तो दिस वन इज द राइट। दूसरा क्या है, तीसरा है इन द केस ऑफ दिस एग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ ज्वाइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। देखिए इसमें क्या किया ना, थोड़ा सा क्लॉज क्या लग गया हुआ है कि जो फाइनेंस बिल होती है, जो फाइनेंस बिल होती है, ऑल मनी बिल फाइनेंस बिल जो होती है उसमें मनी बिल भी होती है, फाइनेंस बिल इंक्लूड्स मनी बिल ऑल्सो। देखिए ऑल मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, ठीक है। तो जब भी फाइनेंस बिल कह रहा है तो उसमें मनी बिल भी हो सकता है, जब भी फाइनेंस बिल हमारा कह रहा है तो हम उसमें मनी बिल भी हो सकता है, समझ में आया, ठीक है। तो जब फाइनेंस, और ये तो आपको जो बात है, तो फाइनेंस बिल तो ऑल मनी बिल है फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल इज नॉट मनी बिल, है ना, सारी फाइनेंस वाले नहीं है, बट कुछ फाइनेंस बिल तो मनी बिल हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग ये जो भी फाइनेंस बिल है वो मनी बिल हो गया, तो फिर क्या होगा, ये जो फाइनेंस बिल है उसमें, क्योंकि हमने क्या किया, कुछ फाइनेंस बिल मनी बिल भी होते हैं, तो मान लेते हैं कि अगर कुछ फाइनेंस बिल मनी बिल होते हैं तो ये तो सीधे फाइनेंस बिल लिखा है, तो अगर मनी बिल होगा तो सारे फाइनेंस बिल में, मतलब मनी बिल में तो ज्वाइंट सिटिंग होनी ही नहीं है, तो वो फाइनेंस बिल जहां जो मनी बिल होगा उसमें नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। और व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट कैन अमेंड और रिजेक्ट, नहीं, सिर्फ रिटर्न कर सकता है विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन। तो यहां भी पूरी सीधे फाइनेंस बिल लिखा हुआ है, जब भी फाइनेंस बिल कहेगा तो उसमें इट मे पॉसिबल कि उसमें मनी बिल भी होगा, समझ में आया। ऑल मनी बिल इज फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल इज नॉट मनी बिल, कुछ तो है ना फाइनेंस बिल जो मनी बिल है, तो इसमें सिर्फ एक ही जो पूरी तरह से सही होगा, सो ओनली वन इज द आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा।
दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड। राज्यसभा अगर अमेंड कर देगा तो क्या करेगा लोकसभा? अभी मैंने बात किया है, द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल। आप जैसा बिल है उसके रिकमेंडेशन को नहीं मानेंगे या उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, वो चाहे वो आपको एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर सकता है। तो बिल्कुल ये सही है, लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल, गलत। तो लोकसभा में सेंड बिल टू द राज्यसभा, अगेन भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइंट सीटिंग तो होती ही नहीं है। तो पहला आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि अ मनी बिल कंटेन्स प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। कौन कौन से मैटर की है? तो हमारी 110 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मनी बिल किस किस चीज़ के लिए है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरनेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये मनी बिल होगा, है ना। रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, ये भी आपको मनी बिल होगा। द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये जो होगी कस्टडी के बारे में होगा, तो ये भी मनी बिल होगा। द इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड अदर पेक्यूनियरी, में लिखा हुआ है आपको 110 में ही लिखा हुआ है कि अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अदर पेक्यूनियरी पेनल्टीज। ठीक है, सिर्फ इस कारण से ही आपको ये मनी बिल नहीं होगा। तो आपका जो अगर मनी बिल की बात करें तो 1, 2 and 3 ओनली, बाकी भी आपको इसमें डिटेल दी हुई है, यू कैन सी दैट डिटेल। अगला क्वेश्चन है कि द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकता है, बस वो रिटर्न कर सकता है। क्या ये सही है? नो पावर है, बिल्कुल सही है। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे वोट सिर्फ लोकसभा करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स मीन्स बजट, तो बजट पे डिस्कस कर सकता है, तो ये हमारा राज्यसभा डिस्कस कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो 1 and 2 वोटिंग नहीं होगी डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, बट डिस्कस कर सकता है। सो 1 and 2 राइट, 3 गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन। अब हमने बताया था आपको कि प्रोरोग जो होता है, प्रोरोग क्या होता है? प्रोरोग होता है और एक होता है डिजॉल्व, है ना। डिजॉल्व जो होता है एंड ऑफ टर्म, और ये है एंड ऑफ सेशन। सेशन कोई एंड हो गया, बजट सेशन, मानसून सेशन, है ना, विंटर सेशन, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो बोल रहा है कि बिल लोकसभा में जो पेंडिंग होगा वो लैप्स कर जाएगा प्रोरोगेशन पे। आपको सही लग रहा है कि सेशन एंड होने पे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। प्रोरोगेशन आउट मतलब कि सेशन खत्म हो गई, है ना, तो उस कारण से प्रोरोग नहीं होगा। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई लोकसभा, है ना, और लोकसभा में किसी कोई बिल पास हुआ, बिल पास होकर के चला गया लोकसभा में, बिल पास हुआ, बिल पास होकर के चला गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा में चला गया, लेकिन इन बिटवीन, है ना, राज्यसभा में बिल अभी पेंडिंग ही है और लोकसभा में क्या हो गया? लोकसभा हो गया डिजॉल्व। ठीक है, तो अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, ओके 1 मिनट। ठीक है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, ये क्वेश्चन है आपका कि अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा में पेंडिंग है, विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, लोकसभा में पास नहीं हुआ, अभी राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस ही किया गया है। ठीक है, शैल नॉट बी लैप्स, तो लोकसभा अगर डिजॉल्व हो गया तो वो लैप्स नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल आपका सही है, 2 ओनली इज द राइट आंसर। आप समझो इस बात को। इसमें क्या हुआ है कि राज्यसभा में बिल दिया और इसके बाद लोकसभा डिजॉल्व हो गया, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा, है ना। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? ठीक है, अभी कहीं नहीं पास हुआ है ना इसमें, तो ये नहीं होगा, ये आपको याद रखनी है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन द, अगर आपको करनी है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ लोकसभा में आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 368 कहता है। समझ में आया? लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा है अ बिल प्रोवाइडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इन इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द
प्रेसिडेंट। हमने ये आपको कहा था कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 3 कहता है कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करनी है ना, उसकी नेम को चेंज करना है, तो हमें प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका मत जानने के लिए। बट ये जो भी डिसीजन देता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाइंडिंग नहीं है, बट उनका मत जानने के लिए भेजा जाता है। तो ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है ना, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा है, इन इंडिया अ बिल सीकिंग टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट हैज़ टू बी पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी अगर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो चेंज करना है, दैट्स मीन फेडरल प्रोविजन को चेंज कर रहा है। अगर फेडरल प्रोविजन को चेंज करेगा तो रेटिफाई करनी पड़ेगी। रेटिफाई किसकी करनी पड़ेगी, रेटिफाइड बाय द क्या, रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। हाफ ऑफ द स्टेट कम से कम उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रेटिफाई करेगा, तभी ये आपको पास किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है ना, सिंपल मेजोरिटी से। स्टेट जो रेटिफाई करेगा वो सिंपल मेजोरिटी से करेगा, लेकिन इस जो आपको पास होगा वो पार्लियामेंट में पास होगा, वो आपको पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक ही सही है दूसरा, सो 2 ओनली इज द राइट। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज बी पास्ड बाय। अगर मान लीजिए कि जॉइंट सिटिंग में चला गया कोई भी बिल, तो इसको पास करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि 3/4 मेजोरिटी चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए कि 2/3 चाहिए। तो 108 के 4 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 108 का 4 में लिखा हुआ है कि अगर जॉइंट सिटिंग होती है दोनों बिल पे, तो या कोई भी अमेंडमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो जॉइंट सिटिंग को पास करने के लिए मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है उसमें मेजोरिटी का जो हो जाएगा 50% + 1। ठीक है, तो ये है आपको, इसीलिए जल्दी बिल जॉइंट सिटिंग में जाती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट पावर में रहती है उसकी आपको ज़्यादा लोग होते हैं। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करनी है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर पहले रिकमेंडेशन चाहिए, बिल्कुल गलत है। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव इट। बिल्कुल, अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो ये ऑब्लिगेटरी है कि आपको पास करना ही है ना, मतलब आपको एसेंट देना ही है। समझ में आ गया, प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही है। ठीक है, आपको पता है कि 368 दो तरह से पास होती है, वन इज द स्पेशल मेजोरिटी है ना पार्लियामेंट, और एक स्पेशल मेजोरिटी के अलावा है ना हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन। अगर फेडरल प्रोविजन होगा तो हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन भी जरूरत होगा, दो तरीके से है ना। तो ये आपको प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे सकता है, देना ही है उसको, है ना, मस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई डिसएग्रीमेंट होती है तो नो ज्वाइंट सिटिंग। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में आपको मैंने अभी बताया कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है ना, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। आपको क्या लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। सो आंसर 2 और 3। होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली। गलत। इफ सच एन अमेंडमेंट सिक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट। नहीं, सिर्फ हाफ ऑफ द स्टेट को सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है, और ये लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी इशू किया जा सकता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो नीदर, कोई भी आंसर नहीं, कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। जो यूनियन बजट होती है वो कौन पास करता है, कौन बनाता है ना। ठीक है, सो ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, अंदर इकोनॉमिक। ठीक है, मिनिस्ट्री इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। तो ये आपका पहला तो हो गया गलत। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है, नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द फ्रॉम द पार्लियामेंट। आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो उसके लिए
ये हमारे आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के उसमें से पैसे आप नहीं निकाल सकते हो। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन ऑफ द फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये गलत है, क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट होती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होती है, उसमें पब्लिक मनी, जैसे मान लीजिए कोई जुडिशियरी का कुछ पैसे हो गए, है ना, तो ये सब जितने भी पैसे होते हैं वो सब पब्लिक अकाउंट में जमा होता है ना। तो अब इस अकाउंट में जो होते हैं, समझ में आया, तो इस अकाउंट में जो भी जो फीस वगैरह होती है वो सारी इस अकाउंट में जमा होती है। तो ये इसके लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही निकाली जा सकती है ना। अब आप एक चीज़ और याद रखिए, कंसोलिडेटेड फंड मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि 266(1) में कंसोलिडेटेड फंड है। इसके बाद पब्लिक अकाउंट जो है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये 266 के दूसरे में है। और कंटेंजेंसी फंड जो है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, ये 267 में है। तो आर्टिकल भी याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ चीज़ें हैं। पहला है, द लॉ स्पेसिफाई दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड द हाउस। 6 महीने के अंदर में वो ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता है। समझ में आया? अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, है ना, विद इन 6 मंथ, मतलब आफ्टर 6 मंथ अगर करेगा, आफ्टर 6 मंथ, तो वो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएगा। 6 महीने के बाद, जिस दिन नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन किया, जिस दिन शपथ लिया, उसके 6 महीने। ठीक है, नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल, ज्वाइन कर सकता है विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, विद इन 6 मंथ कैन नॉट ज्वाइन पॉलिटिकल, नहीं, 6 महीने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो एंटी डिफेक्शन का हो जाएगा, है ना। 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकता है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। ये बिल्कुल सही बात है कि इसका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए अब हमको इसमें थोड़ी सी चीज़ें आप जान जाइए कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये आपको 52वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था, 10वें शेड्यूल में लाया गया था। 10वें शेड्यूल में इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि डिफेक्शन कब हो सकता है, अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद आपने पार्टी चेंज कर दी, है ना, या पॉलिटिकल पार्टी की जो आपकी डायरेक्शन है उसको नहीं माना, या वॉलंटरी जो है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेंबरशिप रिजाइन कर देते हो, तो या नॉमिनेटेड मेंबर जो है 6 महीने के बाद अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक्सेप्शंस हैं कि अगर मान लीजिए कि पार्टी से रिजाइन कर देते हैं कौन, लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर हैं, वो किसी पार्टी से प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो अगर किसी पार्टी से हट जाते हैं, किसी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं मेंबरशिप से वॉलंटरी, तो वो आपको एक्सेप्शन में आ गया। दूसरा, अगर 2/3 मेंबर, है ना, 2/3 मेंबर अगर अगर पार्टी छोड़ेंगे या मर्जर करेंगे, तो वो भी आपको डिफेक्शन में नहीं आएगा। समझ में आया? अब इसको जो डिसीजन होती है वो आपको कौन लेता है? स्पीकर, और स्पीकर की डिसीजन फाइनल होती है ना। समझ में आया? लेकिन जो आपको एक केस थी कि हो, तो इंपॉर्टेंट है, होलोहन केस जो है वर्सेज जचिल्लू, है ना, जचिल्लू, ये केस हुई थी। इस केस में 1992 में केस हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है वो आपको डिसाइड स्पीकर करेगा, बट स्पीकर का भी जो डिसीजन होगा वो जुडिशियल, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये आपको, होप आपको समझ में आया होगा। सो आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 42वां अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 42वां अमेंडमेंट जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव का 5 साल से 6 साल टर्म कर दिया, मतलब ये जो 5 साल होता है वो 6 साल कर दिया। दूसरा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं करेक्ट है ना, द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तीसरा है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। ये तो बिल्कुल सही है कि मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर इन द एक्सपायरी ऑफ एवरी 3rd ईयर, है ना। अब देखते हैं इसमें, देखिए समझिए, 3rd ईयर नहीं है ये, 1/3 मेंबर जो है, 1/3 मेंबर एवरी 2nd ईयर रिटायर करते हैं, तो नहीं सही में यही होगा। समझ में आया?
अब क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा, मैंने कहा कि टर्म का जब एंड होता है ना, टर्म का एंड होता है तो उसको बोलते हैं डिजॉल्व, और प्रेसिडेंट वो डिजॉल्व करते हैं। अब ये प्रेसिडेंट जो डिजॉल्व करते हैं 85 आर्टिकल में लिखा हुआ है ये कि प्रोरग और डिजॉल्व कर सकते हैं, तो डिजॉल्व करते हैं विथ द एडवाइस, है ना, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बिल्कुल आर्टिकल 172 और 83 को अमेंड करके ये किया गया था। 83 एमपी के लिए और 172 एमएलए के लिए 5 से 6 साल कर दिया गया था, है ना, 5 to 6 ईयर कर दिया गया था लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का। समझ में आया, बट बाद में इसको फिर रिवोक कर लिया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोक्लेमेशन अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया imposing president rule in a state has to be approved by resolution of both house of parliament। कब करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। हमारे संविधान में 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई हुई है ना, तो ऐसा कुछ प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, गवर्नर कहेगा, गवर्नर वहाँ से रिपोर्ट भेजेगा कि स्टेट का गवर्नर जो होगा बोलेगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, यह गवर्नमेंट जो है, या यहाँ पे एक और क्लॉज है अदरवाइज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर कहेगा तभी करना है ना। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सो ये कह देगा कि प्रोक्लेम कर देगा कि यहाँ के जो लेजिस्लेचर है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करेगा, है ना, पार्लियामेंट उसका सब कुछ होगा, लेजिस्लेचर की जो पावर होगी वो पार्लियामेंट के द्वारा चलेगी। अब ये क्या है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर की जितनी भी कानून होगी, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की जो भी पावर होगी वो कौन करेगा, आपको करेगा पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो ये तो समझ में आ गया, गवर्नर की रिकमेंड, गवर्नर कहेगा कि भाई सही से नहीं चल रहा है, या अदरवाइज में है ना, तो अदरवाइज है, ये क्लॉज है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है विदाउट गवर्नर के परमिशन से भी। अब इसमें क्या है कि आपको 6 महीना में विद इन 6 मंथ, 6 महीने के लिए होती हैं, 6 मंथ के लिए होती है 6 महीना, और 6 महीना से मैक्सिमम जो है आपको मैक्सिमम 3 साल है, और हर 6 महीने पे आपको अप्रूवल लगेगा, हर 6 महीने पे अप्रूवल लगेगा। समझ में आ गया। और अगर इसको टर्मिनेट करना होगा तो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम जो है सो उसको टर्मिनेट कर देंगे, इसके लिए कोई पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें क्या है कि लेकिन मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा किया कि आज प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो जिस दिन रूल लगाया उसके 2 महीने के अंदर में, 2 मंथ के अंदर में पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, उसके बाद हर 6 महीने पे तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। सो इट्स अ 2 मंथ। होप आपको ये समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, तो क्या होगा, द असेंबली ऑफ द स्टेट असेंबली जो है डिजॉल्व हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई और अंडर द ऑथोरिटी, मैंने अभी बात की है कि अगर ऐसा होगा तो जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की पावर होगी वो आपको पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज हो जाएगी, पार्लियामेंट उसको करेगी, एक्सरसाइज करेगी। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड, इसमें कोई भी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से की सस्पेंशन की बात नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग, तो प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, इट्स अ पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी, है, और हाउस डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है ना, सो बी इज द आंसर, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट में होगा तो इसमें कौन नेसेसरी नॉट नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या डिजोल्यूशन हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, और डिजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज। देखिए अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा, लोकल बॉडीज कभी डिजॉल्व नहीं होगी, है ना, तो ये तो डिजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज तो गलत है। सो नॉट पूछ रहा है तो तीसरा तो होगा ही होगा, है ना। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उसके रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पक्का रिमूव होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन डिजॉल्व नहीं होती, अभी हमने बात की थी, तो 1 और 3 जो नहीं होगी, है ना, अगर 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग गया तो ये डिजोल्यूशन भी नहीं होगी, और लोकल बॉडी तो खैर होती ही नहीं है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्या है।
An arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. ये है ऐसा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है कि मतलब वो ऐसी अरेंजमेंट है जो गवर्नमेंट के लिए कम क्रिटिसाइज करे, क्रिटिसिज्म मिनिमम क्रिटिसाइज हो, है ना, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है। अब मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाई डे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है इसलिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेकार की बात है। A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government of people. ये बिल्कुल सही है, ये हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, है ना। इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाउस ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ये सी आंसर हो गया बिल्कुल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। अब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये न्यूज में था, तो ये किस लिए था? स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था? यूसीसी, वैलिडिटी ऑफ आधार, राइट ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एलजीबीटी तो आपको पता ही है, नवतेज जौहर, है ना, नाज फाउंडेशन वाली का, दिल्ली हाई कोर्ट वाली, और नवतेज, हमने बात की है ये सारी चीज़ें, है ना। सो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट, हमने यूसीसी के बारे में बात किया है, साहब नोट, ये सब सारी केस आपको बात किया था कि कौन कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बट ये जो जजमेंट आई थी वो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केस के लिए आया था, है ना। क्लियर? लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केसेस, जो भी नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का होगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। दूसरा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, होने आने वाली है, तो इसलिए इस पर कुछ ये न्यूज में है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है? सो द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स दैट हैज बीन इवॉल्व विद द कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैज कंज्यूम टू अवॉइड बाय द प्रिंसिपल एम्बोडेड इन द। ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ही सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है एक जगह बैठ करके और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, है ना। और दिस इज द मॉडल कोड जो है, ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस जो है ये गाइडलाइंस है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी जो होंगी और जो कैंडिडेट होंगे उसके इलेक्शन के समय में कैसी कंडक्ट होनी चाहिए, कैसी स्पीच होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपको है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो इवॉल्व हुई है सारे पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस से, मतलब सब सर्वसम्मति से ये बनाई है, तो ये बिल्कुल आपका सही है ना। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू फोर्स इमीडिएटली ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल बाय द इलेक्शन। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करती है तब से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है द रूल्स सीजेज टू एग्जिस्ट ऑन द पोलिंग डे। पोलिंग डे को नहीं होती है, उसके बाद होती है। जो पोलिंग डे में जो रूल्स होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पोलिंग डे जब पोल हो जाती है तब तक रहती है ना। तो ये आपको गलत हो गया। सो 1 and 2 इज द राइट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोटा, है ना। नोटा की प्रोविजन है ईवीएम में। ये कैसे आया था? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुई थी 2013 में, इसको नोटा केस भी बोलते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग एंड निगेटिव वोटिंग आर प्रोटेक्टेड एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 के तहत आप वोट नहीं देते हो या आप निगेटिव वोटिंग देते हो, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत में, है ना। सो इट वाज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नोटा ऑप्शन इनेबल्स द इलेक्टर्स टू एक्सरसाइज देयर राइट टू रिजेक्ट विदाउट वायोलेशन ऑफ सेक्रेसी ऑफ देयर डिसीजन। ये बिल्कुल सही है। द राइट टू से नन ऑफ द अबव कंस्टिट्यूट ए बेसिक राइट ऑफ द वोटर। अब आप इसमें समझिए कि इसमें से कितने सही है ना। अब इसमें क्या हो गया कि जिनको किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना है, और तो इट्स अ राइट टू रिजेक्ट, मतलब हम किसी को नहीं देंगे। तो ईवीएम में सबसे लास्ट जो होती है सिंबल वो होती है नोटा की। ठीक है, तो ये आपको राइट टू से नो नन ऑफ द अबव कंस्टिट्यूटेड एज अ बेसिक राइट, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन इट वाज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये गलत हो गया। सो 2 सही होंगे आपको। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है एग्जिट पोल के बारे में। सो एग्जिट पोल चलती है, अभी टीवी पे खूब चल रही होगी। एंड एग्जिट पोल इज सेम एज ओपिनियन पोल। नहीं, देखिए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में अंतर है। व्हाट इज द ओपिनियन पोल और व्हाट इज द एग्जिट पोल? एग्जिट पोल जो होता है, जैसे किसी कंस्टिट्यूएंसी में चले गए, जैसे अभी हो सकता है
अभी, है ना, अभी के समय में एग्जिट पोल हो सकता है। सो राइट नाउ अगर आपको पूछना है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जाके किसको किसको एक सैंपल लोगों से कि किसको आप वोट दोगे, दैट्स ए एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल क्या होता है कि जब आपने वोट दे दिया, जब वोट दे दिया, है ना, जब इलेक्शन खत्म हो गया, सो इलेक्शन खत्म होने के बाद आप पूछते हो कि आपने किसको वोट दिया है ना। और तो समझिए, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, ओपिनियन पोल जो होता है, ओपिनियन पोल जो होता है इलेक्शन से पहले होता है ना, बिफोर इलेक्शन, ठीक है, उल्टा मैंने बोल दिया। और एग्जिट पोल जो होता है, एग्जिट पोल वो जब आपकी इलेक्शन हो जाती है ना, तो पूछते हैं कि किसको वोट दे रहे हो, किसको आपने वोट कास्ट किए हो, तो उसके अकॉर्डिंग। सो एन एग्जिट पोल इज सेम एज, दोनों सेम तो नहीं है ना। वेयर आस्क वोट विच पॉलिटिकल पार्टी दे सपोर्टिंग आफ्टर दे हैव कास्ट देयर वोट, दिस वन इज द एग्जिट पोल, है ना। ओपिनियन पोल जो है वो बिफोर इलेक्शन होती है। दूसरा, एग्जिट पोल इंडिया आर कंडक्टेड बाई ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज रजिस्ट्रेशन विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो ऑर्गेनाइजेशन कराती है एग्जिट पोल, उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मैंडेटरी है नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सारी मीडिया हाउसेज करा रही है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रह के, है ना। करंटली एग्जिट पोल कांट बी टेलीकास्ट फ्रॉम बिफोर वोटिंग बिगिन टिल द लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन। जैसे मान लीजिए कि वोटिंग स्टार्ट हुआ और 4 5 6 फेज में चलती है, तो वो इन्फ्लुएंस करता था। तो इसलिए अभी जो है सो अभी का जो रूल्स है ना, कि जिस दिन वोटिंग स्टार्ट होता है उससे एंड तक में आप एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे, ठीक है, एग्जिट पोल नहीं दिखाएंगे। मैं मीन्स कि लोगों का जो किसने किसको वोट दिया ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है आपका। सो आंसर जो है 3 ओनली, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि द गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इशूड अंडर द आरपीए एक्ट 1951। तो ये आपको सही है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है ना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टैट्यूटरी पावर टू इन्फोर्स इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, उसके लिए ईसीआई को पावर है, ये तो बिल्कुल गलत है। इंटरनल डेमोक्रेसी होगी वो, इनका कोई पावर नहीं है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको ये समझ रखना है। दूसरी चीज़ें जो आरपीए है ना, उसके बारे में कुछ चीज़ें और याद रखें। आरपीए का सेक्शन 8(3) याद रखें। सेक्शन 8(3) कहता है, ये बहुत न्यूज़ में था, तो ये को याद रखना है कि अगर किसी को 2 साल का सेंटेंस मिल जाता है ना, तो उसको हाउस से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 साल की अगर सेंटेंस हो जाएगी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। और एक फेमस केस भी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये है, आपको याद रखना है। समझ में आया? इसी के तहत राहुल गांधी को सदस्यता चली गई थी, ठीक है। तो हम लोग सीसेट के क्वेश्चन करते हैं। सीसेट का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर बोथ डिविजिबल बाय 5, दो इंटीजर है आर और एस, दोनों जो है डिविजिबल 5 का है, सो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सी सही नहीं होगा, नॉट नेसेसरली ट्रू, है ना। तो मान लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि आर और एस एक रख लेते हैं 5 और एक रख लेते हैं 10, लिख लेते हैं 10 और 5। नाउ अगर आप देखोगे कि आर माइनस एस मतलब कि 10 - 5 जो है वो डिविजिबल है, आपको 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो मतलब 2 इंटीजर अगर आप कोई भी आप रख रहे हो तो ये तो पॉसिबल हो सकती है। बट अगर 10 + 5 कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 15, तो ये तो 10 से कभी डिविजिबल नहीं हो सकता है। और आर एस में हम कोई भी नंबर रख रहे हैं तो ये तो नहीं होगा। सो द आंसर इज ये, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 10। अब आर एंड एस इज डिविजिबल बाई 5, आर स्क्वायर एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। देखो कौन ऐसी चीजें हैं जो कि पॉसिबली नहीं ही होगा, मतलब कि आर इंटू एस, अगर मान लीजिए कि 2 इंटीजर अगर हम कुछ 5 इंटू कुछ और रख ले, 15 रख ले, तो क्या हो जाएगा 75, है ना। तो 5 इंटू 15 75 हो गया, तो ये आपको 25 से डिविजिबल हो सकता है ना। अगर आपको 5 इंटू 20 रख ले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, ये भी 25 से डिविजिबल है। लेकिन अगर इसको 5 और 20 को ऐड कर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 जो होगा वो डिविजिबल 10 से तो नहीं ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नहीं ही होगी, है ना। सो ये आपको बी आंसर इसका हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करके रख सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिट है जो n > 3 है, ये डिविजिबल बाई 3 है बट नॉट डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल है ना। एक नंबर है जो 3 से बड़ा है ना, और 3 से बड़ा है और 3 से डिविजिबल भी है बट 6 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 3 से भी हो और 2 से भी हो, है ना, तभी 6 से डिविजिबल होगा। नाउ इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 5, कौन सा इसमें है जो 4 से डिविजिबल होगा। समझ में आया
कि एक नंबर है जो 3 से बड़ा कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर, तो ये कौन नंबर होगा जो आपको ये पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और 4 से भी डिविजिबल होगा। सो सी, अब हम लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 से बड़ा हो, 3 से डिविजिबल हो, 6 से नहीं डिविजिबल हो। तो अगर ऐसी नंबर को हम 9 लेते हैं, 9 क्या है, 3 से बड़ा है आपको, है ना, और 3 से डिविजिबल भी है बट 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो सारी क्राइटेरिया फिक्स हो रही है। नाउ इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 18, है ना, ये हो गया 9 इंटू 2 18 प्लस 2 22, और ये हो गया 27, और ये हो गया 28। नाउ यू कैन सी दैट कि कौन ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। सो ये हो गया, ये मतलब 3n+1 जो होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके देख लो, है ना। हमें एक ऐसा नंबर लेना था जो 3 से भी बड़ा हो और 3 से डिविजिबल भी हो और 6 से डिविजिबल नहीं हो। हमने वो नंबर 9 लिया है, 6 ले नहीं सकते थे, है ना। आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। तो उसमें वैल्यू पुट करके देखे हैं अगर n की जगह पे, तो ये 18 आ रहा है, ये 22 आ रहा है। 18 4 से डिविजिबल नहीं है, 22 4 से डिविजिबल नहीं, 27 भी नहीं है, बट 28 डिविजिबल है। तो आंसर क्या हो गया, डी। ऐसे केस में आप ट्रायल एंड एरर पे ही सॉल्व करना, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है जिसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करना है, तो इससे क्वेश्चन में क्या आप कर सकते हो, बेटर है कि आप इसको डिवाइड कर लो, है ना। चलिए कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए 7 से डिवाइड करनी है, 7 से, इसको सोचिए 9 8 1 2 5 P 3 6 9, ये बोल रहा है 7 से कटेगा, है ना। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 7 5 जा 35, तो ये 290, 7 4 जा इट्स 28, तो बचा कितना 18, 7 2 जा 14 बना 41, 7 5 जा 35, ये 62, तो 7 8 जा 56, तो ये 65 हुआ। 7 9 जा आपको कितनी हो गई 63, बचा 2। अब ऊपर से आएगा p, है ना। तो अब ये p की जगह पे कौन सा नंबर होगा, तो हमारे पास ये जितनी भी नंबर है हम उस सब की वैल्यू रख करके देख सकते हैं कि फिर कटेगा कि नहीं कटेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एनी नंबर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इसमें 1 रखते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या होता, ओके। सो 5 से अगर 7 से डिवाइड करनी है, तो ये 7 5 जा 35, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, ये 2p जो है ना, तो हम यहाँ पे 2p 3 6 9 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से, है ना। अगर ये डिवाइड होगा तो मतलब ये पूरी नंबर डिवाइड होगी। सो लेट्स ये 2p है ना, तो 2 क्या लिखते हैं, 2 1 3 6 9 को डिवाइड करके देखते हैं पहले। तो 7 से अगर करेंगे तो 7 3 जा 21, ऊपर से उतरेगा 3, फिर 0 6 7 5 जा 35 19, ये कटेगा नहीं, तो ये 1 तो नहीं होगा। अगर हम 2 6 3 6 9 रखते हैं तो क्या होगा, 7 से 7 3 जा 21 53, 7 7 जा 49, बचा कितना 4 43, 7 6 जा 42, है ना। ये 49 होंगे ना, कितने होंगे इसमें 46 होगा, तो ये बचा 4 फिर 9, तो 7 7 जा, मतलब अगर हम इसके जगह पे 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पे 2p होगा ना, p ऊपर से आएगा, तो ये 2p, तो हम लोग देख लिए कि 2p 3 6 9, ये अगर 7 से डिविजिबल होगा तो डिविजिबल, तो p की जगह पे क्या रखेंगे, तो आप 1 वैल्यू रखें, फिर 6 रखें, 7 रखें, 9 रखेंगे, तो उसमें हो जाएगा। तो हमारे 6 में ही आ गया, तो हमारा आंसर यहीं पे हो गया। सो आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें ट्रायल एंड एरर पे ही इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है कि x से कोई पॉजिटिव नंबर है और 7x + 96 डिविजिबल बाई द x, वो पॉजिटिव नंबर से 7x + 96 जो है वो डिविजिबल है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि हाउ मेनी वैल्यू, ऐसा x का कितना वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आप समझिए इसमें, अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि 7x + 96 है, तो इसमें ये 7x जो है वो तो 7 × x है, x का कोई भी नंबर होगा तो 7x तो डिवाइड होगा ही होगा। तो अब जो है सो ये तो बेकार का दिया हुआ है, 7x तो डिवाइड होगा। अब हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए कि 7 ही होगा, x की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 ही होगा, तो 7 तो 1 से डिवीजन है ही, अगर x का वैल्यू 2 होगा तो 14 तो डिविजिबल होगा ही होगा, है ना, x से 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, तो 7x तो x से डिविजिबल होगा ही होगा। अब हमें बात करना है मेनली 96 पे, तो मेनली जो हमारा फोकस है 96 पे। तो अब 96 कैसे होगा, तो 96 है 2 2 जा 4 2 जा 8 16, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 32, ठीक है, 32 3 32 × 3 96 हो जाता है। अब इसमें क्या है कि अब ये किस किस से x क्या क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए, एक ये इसमें ये कौन कौन सी चीज़ से कटेगा वो बेसिकली आपसे पूछ रहा है ना। तो इसमें 2 1 से कटेगा, 1 रख सकते हैं x की जगह पे, दूसरा 2 आपको 1 रख सकते हैं क्योंकि 7x + 96 डिवाइड बाई x, है ना। तो ये हो गया 7 +
96/x, मतलब बेसिकली 96 का डिविजिबल पूछ रहा है ना। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 ले लेंगे, इसमें से 4 होगा। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं। देन फिर आपको 8, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। फिर 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। फिर आपको 16 लिख सकते हैं। फिर आपको 24 लिख सकते हैं। फिर आपको 32 लिख सकते हैं। फिर 48 लिख सकते हैं और फिर 96। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऐसे टोटल नंबर हो सकते हैं जो कि इसको फॉलो करेगा 7x प्लस 96/x को। होप आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 इंटीजर नंबर वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब अगर इसको हम सॉल्व करें, देखिए एक समझिए आप, जैसे हमारे पास में एक्स वाई जेड है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 100x प्लस 10y प्लस जेड। फिर अगर मान लीजिए कि वाई जेड एक्स है, तो वाई जेड एक्स को क्या लिख सकते हैं आप 100y प्लस 10z प्लस एक्स। फिर आप अगर आप जेड एक्स वाई है, जेड एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं 100z प्लस 10x प्लस वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए इस सबको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐड करते हैं तो क्योंकि हमारे तो हमें क्या लाना है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई का पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 100x प्लस 10x प्लस एक्स। तो मतलब कि हम लोग को बेसिकली क्या हो जाएगा 111x प्लस 111y, इसी तरह 100y 10y और 1y, तो 111y प्लस 111z हो जाएगा। नाउ अगर 111 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, है ना, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, है ना। तो ये 111 हो गए। नाउ ये बोल रहा है कि नॉट, ये मल्टीपल ऑफ 3 का नहीं है, मतलब दिस वन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो ये बात तो पहले बता दी है कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो डिविजिबल बाई ये जो पूरा नंबर है ये एक्स वाई जेड से डिविजिबल है, बिल्कुल है ना। अब बात करते हैं 111 का, तो 111 3 इंटू 37 इज इक्वल टू 111, मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा 37 से भी होगा। तो कौन से डिविजिबल नहीं होगा, इट्स अ 9, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया कि एक्स वाई जेड इज मल्टीपल नॉट मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड अगर 3 से मल्टीपल होता तो एक 3 यहाँ पे है, और ये अगर 3 से मल्टीपल होता तो ये 3 3 या 9 हो जाता, इसीलिए इसमें पहले ही बता दिया कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो नॉट डिविजिबल में होगा वो 9 इस आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम लोग डेली जो प्रैक्टिस एमसीक्यू देते हैं ये आप जो है सो इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस वन इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पीएमओ पे क्वेश्चन है और जीएसटी पे क्वेश्चन है, तो ये तो आप देख लेना, है ना। वन इज द जीएस के क्वेश्चन होते हैं और एक आपको जो है सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और एक मैथ्स के क्वेश्चन है। डे 5 में जो हमने क्वेश्चन दिया था उसमें एक क्वेश्चन ये दिया था कि ABC इंटू DEED और ABC। अब सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे यूपीएससी के एग्जाम 2023 में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें आपको ये बताया था मैंने कि अगर इसमें ABC में देखिए आप एक चीज़ समझिए, ABC गुने DEED, है ना, और D और E की वैल्यू, इसमें D और E की वैल्यू देखिए क्या दिया है, D और E की वैल्यू दिया है, एक दिया है 2 और 0, तो कैन आई राइट 2 0 0 2, एक 0 1 है तो 0 1 1 0, एक है आपको 1 0 0 1 और एक है 1 1 2 2, ठीक है। तो इसमें किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ABC आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये तो होगा नहीं, है ना, ठीक है, तो ये तो आपका पहले ही चला गया, 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे A इंटू 2 से, तो ये तो 2 वाला नंबर कोई आना चाहिए, तो ये तो पक्की बात पता है कि 2 वाला कोई नहीं होगा, सब इसी दोनों में कोई होना था। सो तो आपको ये पता याद रखना है कि ABC को जब आप 1 1 1 1 0 0 0 1 से करेंगे तो ये आता ABC, और यही इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा हुआ है। तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 1 और ई का वैल्यू 0। ये आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि द पार्लियामेंट इंजॉयड टेरिटोरियल जुडिशन टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया इन सर्टेन स्टेट। इसमें कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है सो पूरे होल या किसी भी एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया पे रूल बना सकता है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ पे प्रेसिडेंट ही को ही पावर है कि आपको कि कौन सी एक्ट पार्लियामेंट की कौन सी एक्ट है जो ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होगी।
तो द प्रेसिडेंट हैज सच पावर इन रिस्पेक्ट, कौन सी स्टेट के लिए ये पावर है? तो ये जो पावर आपकी है प्रेसिडेंट की, जो ये पावर है वो आपको असम के लिए नहीं है। इसमें कौन है? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए द प्रेसिडेंट एंजॉय द सेम पावर विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो 2, 3 एंड 4 इज द आंसर। समझ में आया? बाकी जो असम में गवर्नर के पास पावर है ना, ठीक है। और जो गवर्नर का पावर असम में है वही सेम पावर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसका है? आपको प्रेसिडेंट का है। समझ में आया? ठीक है। ये पार्लियामेंट के जुडिक्शन से बाहर एक्सेप्शंस हैं, दीज आर द एक्सेप्शन, है ना। ये सब पे पार्लियामेंट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आ गया? ठीक है। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महाजन कमीशन न्यूज में था, तो महाजन कमीशन जो था वो 1966 में बना था। उसमें महाजन कमीशन बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बनाया था। बॉर्डर डिस्प्यूट किसका? महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। बॉर्डर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। इसमें क्या था कि कमिश्नर ने रिकमेंड किया था कि 264 विलेज जो है वो ट्रांसफर टू महाराष्ट्र एंड द बेलगम जो है एंड 247 विलेज रिमेन विद द कर्नाटका। मतलब कर्नाटका का 264 विलेज महाराष्ट्र को चला जाएगा और 247 विलेज रिमेन विद कर्नाटका। महाराष्ट्र इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं और 2004 में वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, है ना। ठीक है। तो ये जो है आपको ये सारी जो है सो ये अभी भी बेलगम जो है, बेलगावी जो है ना, बेलगावी और 247 विलेज रिमेन विद द कर्नाटका। तो बेलगावी अभी भी कर्नाटका में ही है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, फैसला जो है सो लंबित है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे। स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। अपने आप पे डाउट नहीं करना है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। आपको क्या करना है? हार्ड वर्क कीजिए और जो भी आप कर रहे हो जिसकी तैयारी, मेक इट हैपन, उसको पॉसिबल कीजिए। ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आंसर आप आंसर दिया कीजिए, ठीक है ना। और दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप PDF आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।